नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़ा हमारा ये विशेष बुलेटिन। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अब इसकी कमान संभाल ली है। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। 10 दिनों के भीतर मोदी का यह दूसरा काशी दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और 2100 करोड़ रुपए की 25 परियोजनाओं की सौगात काशी को देंगे। इसमें करखियाओं में डेयरी संयंत्र का शिलान्यास, बेनियाबाग में पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम का लोकार्पण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के करखिया में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण करीब 475 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस डेयरी में हर दिन करीब 5 लाख लीटर दूध के उत्पादन की सुविधा होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ किसानों के लिए नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही बनारस डेयरी से जुड़ी 1.7 लाख से अधिक दूध उत्पादकों को लगभग 35 करोड़ रुपए का बोनस डिजिटल माध्यम से भी हस्तांतरित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अपने संसदीय क्षेत्र काशी में होंगे। 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा काशी दौरा है। प्रधानमंत्री काशी से सांसद हैं और इसीलिए काशी को तमाम सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है पहुंच रहे हैं और बड़ा एक तरीके से कार्यक्रम है और तमाम चीजें जो हैं वो उसमें शिलान्यास और लोकार्पित होंगी। के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता राम सुंदर मिश्रा, जो कि सीधा बनारस से हमारे बीच हैं। राम सुंदर, क्या कुछ जानकारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस काशी दौरे से लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री से कुछ देर बाद ही वाराणसी पहुंचेंगे और उसके बाद वो जब एयरपोर्ट से वहां से फिर करखिया जो जनसभा स्थल है, उद्घाटन स्थल है, वहां वो पहुंचेंगे, जहां पर वो पूर्वांचल को एक संदेश देंगे चुनाव का, ताकि जो काफी महत्व रखता है अपने आप को 150 से सीटें हैं पूर्वांचल में, उस सीटों को 125 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उसको जीतने के लिए प्रयास किया जाएगा। राम सुंदर, जिस तरीके से लगातार 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री दूसरी बार काशी आ रहे हैं, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो भव्य रहता है और हर बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री काशी में आकर बाकी सब कुछ जो है भूल जाते हैं और काशी के माहौल में रमते हुए नजर आते हैं। क्षेत्र है और उन्होंने शुरू से ही जब भी पहली बार नामांकन करने आए थे तब भी उन्होंने एक बार संदेश दिया था और वो जब भी काशी आते हैं तो काशी वालों के लिए एक बड़ा सौगात देते हैं और उसी का परिणाम है कि फिर वो जब दूसरी बार आया तो इसके पहले आए थे तो विश्वनाथ कॉरिडोर के अलावा कई परियोजनाएं थी। विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ धाम का उद्घाटन हुआ था और अब उसके बाद आज जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं दूसरी बार दिसंबर महीने में, तब वो यहाँ पर पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार की चर्चा करेंगे, उससे बात करने की संभावना, क्योंकि जो पूर्वांचल में एक बड़ा डेयरी उद्योग है उसको बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाएगा। और वही कारण है कि प्रधानमंत्री अमूल फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे, जो कि 1.5 साल के अंदर ही बनकर तैयार होकर चालू होने के लिए प्रोजेक्ट को बनाया गया। 1.5 साल के अंदर इस पूरे डेयरी को आधुनिक तकनीक से लैस करते हुए इसको बनाकर जनता को सौंप दिया जाएगा। जी रामचंद्र, और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार भी काशी के दौरे पर जब आए तो उन्होंने काशी के विकास मॉडल को देश के सामने रखा, तो क्या ये समझा जाए कि लगातार काशी में पहुंचकर पीएम मोदी जो है वो काशी को विकसित कर आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में काशी के मॉडल पर लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी अभी तक से जो चुनाव थे वो ज्यादातर
मोदी के बोला जाता है, मोदी के चेहरे के साथ साथ धर्म अयोध्या में राम मंदिर और काशी मथुरा की बात। भारतीय जनता पार्टी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी के दौरे पर पहुंचेंगे। काशी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। अमूल का दूध संयंत्र जो है वो भी काशी में स्थापित किया जा रहा है, उसका शिलान्यास रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही साथ काशी को कई अन्य परियोजनाओं की सौगात देंगे। और जिस तरीके से लगातार अब से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में थे, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद किया। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों में दौरा कर एक तरीके से अब पूरी साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे एक्शन मोड में आ गई है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अब साफ तौर पर इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को आगे से लीड कर रहे हैं। वर्ष 2016 में नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। इसे 4 चरणों में बनाया गया है। डासना से मेरठ तक 32 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का निर्माण 3 वर्ष पहले शुरू हुआ। हालांकि अप्रैल 2021 में इसे वाहनों के लिए खोल दिया गया। 25 दिसंबर से एक्सप्रेसवे पर टोल भी शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से चलकर मेरठ पहुंचेंगे। वहीं नितिन गडकरी सुभारती विश्वविद्यालय में होने वाली सभा में एक्सप्रेसवे के दूसरे और चौथे चरण का लोकार्पण करेंगे। उनके साथ केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री और गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। यूपी सरकार ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में अफसरों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों के बड़े पैमाने पर खरीदी गई जमीनों के जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विशेष सचिव राजस्व राधेश्याम मिश्रा की जांच सौंपी गई है। मिश्रा को 5 दिन में जांच पूरी करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। राम जन्मभूमि मंदिर पर शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद अयोध्या में अधिकारियों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों ने बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी हैं। करोड़ों की ये जमीनें औने पौने दामों पर खरीदी गई है। इसका खुलासा होने के बाद योगी सरकार ने इसकी जांच कराने का फैसला लिया है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के तुरंत बाद अयोध्या की जमीन भी सोना उगलने लगी है। जिस जमीन को कोई पूछने वाला नहीं था, उसे अयोध्या में तैनात रहे अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने औने पौने दामों में खरीद लिया है। अब इसी जमीन पर नव्य अयोध्या विकसित की जानी है। यूपी चुनाव में एक बार फिर कब्रिस्तान का मुद्दा बन गया है। सोनभद्र में अपनी रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव ने सीएम रहने के दौरान गरीबों का घर नहीं बनाया, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई क्योंकि कब्रिस्तान से मुर्दे न भाग जाएं। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने किसानों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सरकार की योजनाओं का बखान किया। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे समृद्ध जिलों में से एक जनपद सोनभद्र में जन विश्वास यात्रा आई है और साथ में मेडिकल कॉलेज की सौगात भी लाई है। उन्होंने कहा कि कई पर्व और त्योहार आते थे, आने से पहले दंगे हो जाते थे, राम लीला नहीं करने दिया जाता था, दीपावली नहीं मनाने दी जाती थी, दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाता था। दंगाइयों को जहां जाना था उसे वहां पहुंचा दिया गया है। भाजपा राम मंदिर बनाने का काम कर रही है। काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया गया है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि गरीबों को सरकार हर महीने 2 बार राशन दे रही है।
रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी मुख्यालय में अहम बैठक बुलाई है। विधानसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आज की बैठक में प्रदेश के सभी मुख्य क्षेत्र के प्रभारियों के साथ साथ 75 जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर आज बीएसपी चीफ मायावती अपनी रणनीति का खुलासा कर सकती हैं। इसी आधार पर आगे के मैदान में पार्टी चुनावी मैदान में वोट मांगती हुई नजर आएगी। असल में राज्य में बीएसपी जमीनी स्तर पर अभी काम कर रही है और इस बार भी उसे अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूला पर विश्वास है। वहीं आज की बैठक में मायावती मुख्य क्षेत्र प्रभारियों और जिला अध्यक्षों से फीडबैक लेने के बाद जमीनी हकीकत का पता लगाएंगी और इसी आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि आज की बैठक के बाद ही मायावती चुनाव में प्रचार करेंगी। अभी तक बसपा प्रमुख मायावती ने राज्य में कोई बड़ी रैली नहीं की है, जबकि राज्य के सभी सियासी दल काफी पहले से बड़ी रैली कर रहे हैं और रथ यात्रा निकाल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 24 दिसंबर को सेलमपुर में आगमन हो रहा है। इस दौरान शाह जन विश्वास यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हुए विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से दोबारा सरकार बनाने की अपील करेंगे। इस दौरान सांसद सेलमपुर रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का देवरिया जनपद के सलेमपुर में 24 दिसंबर को कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें गृह मंत्री जन विश्वास यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हुए एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार में सभी वर्गों का विकास हुआ है। राष्ट्रवाद विकासवाद के बल पर हम उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल से ऊपर के कार्यकाल को लेकर के जन विश्वास यात्रा चल रही है और जन विश्वास यात्रा के क्रम में 24 तारीख को हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री और भारतीय राजनीति के इतिहास के चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी का आगमन सलेमपुर में 10 बजे होगा। वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और देश प्रदेश की राजनीति के बारे में सरकार, हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, इसके बारे में लोगों को बताने का काम करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोनों पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि मैंने अखिलेश यादव को सीएम मान लिया है। उन्होंने कहा, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हमारी प्रगतिशील समाज पार्टी रहेगी, सीटों का कोई झगड़ा नहीं है, हमने तय किया है कि उनको टिकट देंगे जो भी जीतने वाले हैं। शिवपाल यादव ने कहा, अभी तक हमारे कार्यक्रम अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन अब हम लोग बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, किसान नाराज है, नौजवान परेशान है। रुक करते अगली खबर का। आज अलीगढ़ के इगलास में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त महारैली होगी, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल होंगे। जहां महारैली को संबोधित दोनों नेता करेंगे। नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए 4 जोन और 14 सेक्टर में पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। कार्यक्रम स्थल पर करीब हजारों लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के लिए 600 पुलिसकर्मी और Z+ की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 4 जोन की सुरक्षा व्यवस्था एक सीओ के जिम्मे होगी। 14 सेक्टर की जिम्मेदारी एक इंस्पेक्टर पर होगी। कार्यक्रम स्थल पर 3 मंच बनेंगे। इनमें मुख्य मंच होंगे, दूसरे मंच पर रागनी कार्यक्रम के लिए होगा, जबकि तीसरा मंच स्थानीय नेताओं और अन्य लोगों के लिए होगा। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है।
चिराग पासवान ने कहा कि हम यूपी विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश के सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इससे पहले साल 2019 में झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में भी चिराग की पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी ने भले ही इस चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन न किया हो, लेकिन बीजेपी को हार का सामना जरूर करना पड़ा था। पिछले साल बिहार चुनाव में भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू को खासा नुकसान पहुंचाया था। यूपी टीईटी की परीक्षा अब 23 जनवरी को आयोजित होगी। इसका परिणाम 25 फरवरी को जारी किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विभाग के अनुसचिव धर्मेंद्र मिश्र के अनुसार इस परीक्षा के लिए 12 जनवरी को प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापकों को 17 जनवरी तक प्रवेश पत्र की स्कैन कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। 20 जनवरी तक प्रश्न पत्र और OMR शीट डबल लॉक में रखने के लिए जिलों में भेज दी जाएगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार 27 जनवरी को उत्तरमाला वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी 1 फरवरी तक उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। विशेषज्ञ समिति की ओर से 21 फरवरी तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद संशोधित आंसर की 23 फरवरी को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और 25 को परिणाम जारी होगा। संभल में थोक व्यापारी की दुकान में बुधवार शाम दाखिल हुए 3 बदमाशों ने व्यापारी और उनके बेटे पर तमंचा तानकर 5 लाख रुपए लूट लिए। सरेआम वारदात को अंजाम देकर तीनों एक ही बाइक से फरार हो गए। वारदात से बाजार में सनसनी और व्यापारियों में रोष है। दरअसल शाम करीब 5:45 बजे व्यापारी अपने बेटे के साथ दुकान में दिन भर के कलेक्शन के रुपए गिन रहे थे। तभी 3 बदमाश दुकान में दाखिल हुए और तीनों ने तमंचा लगाकर कैश लेकर फरार हो गए। वहीं लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कानपुर लखनऊ हाईवे पर एक बस पलट गई। बस पलटने से कई लोग घायल हो गए। हादसे की वजह से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। लोगों के हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को उठाया। बताया जा रहा है कि यह बस मुंबई जा रही थी और अनियंत्रित होकर बस पलट गई। वहीं इस घटना के बाद दूर दूर तक ट्रैफिक जाम लग गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मनोज बगारिया गैंग के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान आरोपियों को बाइक रोकने के लिए कहा गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी एक बदमाश के पैर में गोली मार दी। तो वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश जिनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों पर हत्या, लूट सहित दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के आगरा में पेट्रोल पंप में लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आगरा के प्रतापपुरा चौराहे पर बने HP के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह लोगों की गाड़ियों में पानी डाला जा रहा था। पेट्रोल भरवाने आए ग्राहकों को जब गाड़ियां रुकने लगी तब उन्होंने जमकर हंगामा किया। जवाब मांगने पर पेट्रोल कर्मी कोई समुचित जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबरों के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।